नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जय जोहार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे सीएम के दौरे से। जशपुर में सीएम के दौरे का आज दूसरा दिन और वो पहुंचे हुए हैं बंदरचूआ। कुलदेवता सरदार भगत साय की पूजा की है और बिछी परिवार के कुलदेवता की पूजा की। सीएम ने सभी की सुख और समृद्धि की कामना की। तो बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र, अपनी कर्मभूमि पर वो पहुंचे हैं। गजब का उत्साह यहां पर लोगों में देखा जा रहा है। जशपुर के दौरे का आज दूसरा दिन। आज वो बंदरचूआ पहुंचे। कुलदेवता सरदार भगत साय की उन्होंने पूजा की। तो इससे पहले आपने देखा था भव्य स्वागत सीएम विष्णुदेव साय का किया गया। दीप जलाकर, ढोल नगाड़े बजाकर, आतिशबाजी कर अब बंदरचूआ पहुंचे हैं कुलदेवता की पूजा करने के लिए। कुलदेवता सरदार साय की पूजा, सरदार भगत साय की पूजा की है सीएम विष्णुदेव साय ने। ये तस्वीरें वहां पहुंचे ही उनका स्वागत हुआ और उसके बाद परंपरागत तरीके से उन्होंने वहां पर विधि विधान से कुलदेवता की पूजा की है। सीएम बनने के बाद पहली बार गृह जिला पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। दूसरा दिन है दौरे का, 2 दिन हो चुके हैं। कल भव्य स्वागत, दिव्य स्वागत सीएम का हुआ। आज कुलदेवता के दर पर पहुंचे प्रार्थना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। पूरे विधि विधान से परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की है कुलदेवता की, सरदार भगत साय की। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। बिच्छी परिवार के कुलदेवता हैं भगत साय, उनकी पूजा अर्चना की गई है विधि विधान से। अद्भुत छत्तीसगढ़ की परंपराएं, पूजन परंपराएं, खासतौर पर प्रकृति की सीधे उपासना। और वही आपको इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। बिच्छी परिवार के कुलदेवता हैं भगत साय, उनकी पूजा अर्चना की गई, सुख समृद्धि की कामना की गई। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए और क्या कुछ कार्यक्रम? मैं आपको बताऊं कि विष्णुदेव साय जो सीएम है, उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। कल सीएम जशपुर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे और यहाँ पर जो है उनका जोरदार स्वागत किया गया था। विशाल आम सभा को भी उन्होंने संबोधित किया और कल देर रात उन्होंने रोड शो किया और रात 2 बजे तक लोगों से मिलने का उनका सिलसिला जारी था। और आज सुबह जो है वो अपने गृहग्राम के पास स्थित उनके कुल देवी देवता के दर्शन करने पहुंचे थे और तुर्री धाम पहुंचकर उन्होंने वहां पर जो है पूजा अर्चना की। परिवार के साथ वो वहां पहुंचे थे और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करके प्रदेश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। और उसके बाद जो है अब सीएम रायगढ़ जिले के रजुआ रवाना हुए हैं और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद सीएम 3:35 पर वापस गृहग्राम बगिया पहुंचे हुए और उसके बाद शाम से उनका जनदर्शन का कार्यक्रम है। जिले भर से लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और वो जिले भर के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और देर रात तक आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज फिर से जो सीएम है वो रात्रि विश्राम गृहग्राम बगिया में ही करेंगे। बहुत सहजता, सरलता दीपक नजर आ रही है मुख्यमंत्री में और यही सहजता, सरलता छत्तीसगढ़िया की खूबसूरती भी है और उसकी यूएसपी भी है। लोगों का किस तरह का रिएक्शन उनके इस दौरे को लेकर आया है? मैं आपको बताऊं कि जैसे ही कल सीएम जशपुर पहुंचे तो आम लोग जो है लगातार सड़कों पर निकलते रहे। बच्चे, बूढ़े, सभी लोग जो है सड़कों पर निकलकर उनका स्वागत किए और सीएम बनने के बाद भी वो लोगों के करीब ही नजर आए। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तगड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है सीएम सभी लोगों से मिले और उसके बाद जैसे ही उनका काफिला उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा तो पूरे जो विधानसभा क्षेत्रों में जो है लोग काफी खुश थे। हर घर में जो है झालर जलाए गए थे और नेशनल हाईवे 43 के किनारे दोनों तरफ जो है वो दिए जलाए गए थे। और जो उनके गांव की महिलाएं थी उनका कहना था कि प्रभु श्री राम जब वनवास खत्म करके वापस लौटे थे अयोध्या, तब उनका स्वागत किया गया था। और हमारे जो सीएम बनकर विष्णुदेव साय वापस पहुंचे हैं गांव में तो महिलाएं काफी खुश थी और महिलाओं के द्वारा ही सड़क के दोनों तरफ जो है हजारों दिए जलाए गए थे। और जो
उनका गांव है बगिया, वहां पर देर रात लगभग 25 से 30 हजार लोगों की भीड़ मौजूद थी और इसी की वजह से सीएम हर किसी से मिलना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल दीपक, हम देखते आए हैं कि छत्तीसगढ़ की परंपराएं अलग होती हैं, विधि विधान के पूजा विधि विधान की रस्में अलग होती हैं और अलग ही तरीके से यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। सीएम ने बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, कांकेर में नक्सली गिरफ्तार हुआ, जनमिलिशिया का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। डीआरजी बीएसएफ कर रहे थे सर्चिंग अभियान वहां पर। तो दरअसल एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था, डीआरजी इसमें शामिल थी, बीएसएफ शामिल थी, डिस्ट्रिक्ट फोर्स, और इस जॉइंट ऑपरेशन में ये गिरफ्तारी, ये कामयाबी मिली है। नारायणपुर कांकेर हमले में ये शामिल था। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सर्चिंग के दौरान नक्सली गिरफ्तार। डीआरजी बीएसएफ सर्चिंग पर थे और तभी जनमिलिशिया का सदस्य गिरफ्तार हुआ। जवानों की संयुक्त कार्रवाई है। जॉइंट ऑपरेशन में जनमिलिशिया, सबसे छोटा ट्रुप जो नक्सलियों का, जो कैडर आप कह सकते हैं इसे, और ऑपरेशन जब भी नक्सली वारदात को अंजाम देते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जनमिलिशिया कैडर का ही होता है। डीआरजी बीएसएफ के जॉइंट ऑपरेशन में इसकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की जाएगी और फिर एंटी नक्सल अभियान जो चल रहा है उसमें और तेजी की उम्मीद है। और सहयोगी खेम नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। खेम नारायण, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर और ऑपरेशन को लेकर भी थोड़ा अपडेट दें। जी ललित, आपको मैं बता दूं कि कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर एंटी नक्सल अभियान जो है सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा लगातार रोज सर्चिंग की जा रही है और जिसके तहत जो है आज एक बड़ी सफलता जो है पुलिस, डीआरजी बल के जवान और बीएसएफ के जवानों को मिली है, जिसमें एक जन मिलिशिया सदस्य को पकड़ने में सफलता मिली। और इससे यही पता चलता है कि किस प्रकार से जो ये अभियान है वो सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके से नक्सली पकड़ाए जा रहे हैं। और ये सफलता काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि ये जो जन मिलिशिया सदस्य हैं वो इन्फॉर्मर होते हैं। नक्सलियों को कभी कोई वारदात करना होता है तो ये जो है एक प्रथम पंक्ति की तरह जो है खड़े होकर जो है उन तक सूचना पहुंचाते हैं और उनका सहयोग करते हैं। तो ऐसे जन मिलिशिया सदस्य से कई पूछताछ की जा रही है और कई जानकारियां जो है सामने आगे निकल कर आएगी। बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं खेम नारायण की एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे और नक्सलियों से रफ्तार भी तेज पकड़ रहा है। बिल्कुल, रफ्तार भी तेज पकड़ी जा रही है, रफ्तार भी तेज हो गई है नक्सलियों को बैठक पर धकेलने के लिए। और जो बैठक हुई थी उस बैठक में फैसला लिया गया था कि नक्सलियों से निपटने के लिए एक नई रणनीति पर काम होगा, वो धरातल पर दिख भी रहा है। खेम नारायण जी देखिए, अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव के दौरान भी जो है नक्सलियों के द्वारा काफी उत्पात मचाने का प्रयास किया गया और छूटमुट घटनाएं भी हुई हैं। कुछ जवान शहीद भी हुए हैं और कुछ नक्सली मारे भी गए हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर जो है राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक स्पेशल मीटिंग भी बुलाई थी और उस मीटिंग में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट इससे जुड़े हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अगली खबर, और जैसा कि जिक्र आप सुमित कर रहे थे कि अब एग्रेसिव रणनीति अपनाई जा रही है। सुकमा की बात कर लेंगे। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया है। डीआरजी जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। सर्चिंग के दौरान यह कार्रवाई हुई है। कैंप से रोजाना इस्तेमाल के सामान भी जब्त हुए हैं। इलाके में जवानों की सर्चिंग अभी भी जारी। मौके से नक्सली फरार हुए, भागने में कामयाब हुए। एसपी किरण चौहान ने इस घटना की
पुष्टि की है। तो नक्सलियों को बैकफुट पर धकेलने की कोशिशें लगातार जारी, जवानों की ऑपरेशन को तेज कर दिया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का असर धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। और सुमित, जिस तरह से इस बात का जिक्र कर रहे हैं बार बार, दरअसल इस बात का जिक्र करने की जरूरत पड़ी क्यों? पॉलिटिकली ऐसे बयान आए थे कि जब कांग्रेस की सरकार रही तब इतना एग्रेशन नजर आया नहीं। जैसे ही सरकार बदली है, एक तरह से फिर से रफ्तार पकड़ ली गई है। खुद जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि अब तेजी से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया है। तो बिल्कुल, जब से नई सरकार बनी है तब से ही नक्सलियों पर कार्रवाई तेज हो चुकी है। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में सुरक्षा कैंप बनने से नक्सलियों में खलबली मच गई। सुकमा और बीजापुर जिले में नक्सलियों के लीडर्स के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। नक्सलियों को घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने एक नई कमेटी बनाई है। संभाग में लगभग 65 से अधिक नए सुरक्षा कैंप को स्थापित कर दिया गया है, जिससे नक्सली प्रभावित इलाका घटता जा रहा है। वहीं बस्तर आईजी ने नक्सलियों से सरेंडर करें या तो उसका अंजाम भुगतने की बात कही। विगत वर्षों में माओवादियों की काफी प्रभाव वाला इलाका रहा, जो दक्षिण बस्तर क्षेत्र में लगभग 65 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके उन इलाका में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ जो क्षेत्र की जनता का मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में भी सुरक्षा बल द्वारा काफी बेहतर कार्य की गई थे। उन सब के परिणाम आने वाले समय में हमको और अच्छा एक सकारात्मक परिणाम के रूप में देखने के लिए मिलेगा। और खासतौर पर जो माओवादियों के जो बटालियन नंबर 1 और उनकी जो अन्य जो फॉर्मेशंस है जिसके ताकत थोड़ा फॉर्मिडेबल है, उन इलाकों में भी सुरक्षा बल द्वारा काफी अच्छी कार्रवाई की गई थी, जिसकी कारणवश अभी नक्सल घटना में भी विगत वर्षों की तुलना में धीरे धीरे कमी आ रहा है। और अब बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर के मटपुर रैना में सुबह सुबह आत्महत्या की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बता दें कि एक ही परिवार के सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली है। पड़ोसियों को जब लाश से, शव से बदबू आई तो आत्महत्या का पता चला। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद चारों तरफ सनसनी। मौके पर पहुंची जो टीम है, पुलिस टीम है, उसने इलाके को सील कर दिया है और थोड़ी देर में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाएंगे। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि मृतक को अपने ऊपर जादू टोने का शक था। बीते कुछ दिनों से वे सभी लोग परेशान भी चल रहे थे। रायपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां टिकरापारा थाना क्षेत्र के मठपुरैना के बीएसयूपी कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। एक ही परिवार में पति पत्नी और उनकी बच्ची ने फांसी लगाकर अपने कमरे में आत्महत्या की है। इस वक्त हम मौके पर ही मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस बिल्डिंग के 2nd माले पर पूरा परिवार जो है वो रहा करता था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तीनों ने 3-4 दिन पहले ही अपने घर के कमरे में आत्महत्या की है और जब घर के अंदर से सड़न की महसूस आसपास के लोगों को हुई, तब उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी है। और उसके बाद डेड बॉडी जो है, आपको बता दूं कि घर के अंदर ही है और कमरे के बाहर जो है ताला लगा हुआ है और अभी पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और इसके बाद जो है जांच जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मृतक जो है पेशे से ड्राइवर था और राजधानी रायपुर के एक स्टील कारोबारी के यहाँ वो ड्राइवरी का काम किया करता था। और फिलहाल आत्महत्या का जो कारण है वो अज्ञात है। पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई है और इसके बाद जो है जांच का कार्य किया जाएगा और इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर आत्महत्या की वजह क्या रही होगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर तीनों लोगों ने एक साथ आत्महत्या की इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। उनको यही लग रहा था कि मेरे पर करनी धरनी होगी, मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। वो अक्सर यही बात करते थे, मगर परिवार के साथ लगाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। उन बस वही महाराज जी ऐसी बात करते थे। लखन सिंह जिन्होंने फांसी लगाई और उनकी उन लोग 5 लोग थे, जिसकी 2 की उन्होंने अभी भी शादी की थी।
और 3 लोग उन लोग परिवार में रहते ही थे और अक्सर कहते थे मेरे ऊपर करनी धरनी हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। तो एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी की वजह से और बीजेपी सरकार की वादा खिलाफी से हतोत्साहित हैं लोग। और बीजेपी की सरकार बनते ही लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दीपक बैज को सुनिए। दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सरकार को आरोप लगाती थी, आज पूरी तरह से ये सरकार आत्महत्या या अन्य घटनाएं रोकने में नाकामयाब हो रही है। कहीं न कहीं इसका कारण है कि सरकार ने जो वादा किए, जिस तरह किसानों का मामले में वो 3100 धान खरीदी का अभी तक कोई रूपरेखा तय नहीं, कर्जा माफी नहीं, तो इन सब को देखते हुए कहीं न कहीं बड़ा हताशा है, इसीलिए आत्महत्याएं हो रही है। खबर अंबिकापुर से, जहां 50 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है पेड़ के नीचे दबने से। पेड़ काटने के लिए बुजुर्ग पहुंचे हुए थे और तभी हादसा हो गया। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटपरिया ढोल पखना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पेड़ के नीचे दबने से बुजुर्ग की जान चली गई है। 50 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है पेड़ के नीचे दबने से। पेड़ काटने के लिए बुजुर्ग गए थे, तभी यह हादसा हुआ। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहीं विधायक बनने के बाद बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने नगर निगम के अधिकारियों की पहली बैठक बुलाई और इसमें विधायक स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, सीवरेज परियोजना और शहर के जो पूरे अधूरे पड़े काम रहे उनकी वो समीक्षा करने वाले हैं। और इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे ठेले गुमटी लगाकर व्यापार करने वालों के लिए एक पॉलिसी तैयार करने के लिए भी कहा है, ताकि उनका रोजगार भी बना रहे और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सके। साथ ही विधायक ने पीएम आवास के तहत पूर्ण हो चुके मकानों को आवंटित करने का भी आदेश दिया कि आज सारे अधिकारियों के साथ बैठक नहीं कि कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से अधूरे हैं, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और फ्यूचर में क्या है। आज मैंने प्राइमा फेसी एक कहना चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए बैठक हुई है और आगे चल के पूरे नगर निगम सीमा का ये शहर एक अच्छे शहर के रूप में कैसे परिवर्तित हो, इसमें ज़रूरत आगे भी पड़ेगी इंटीग्रेटेड एक कमेटी बनाने की। तो आज मैं सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग जानकारी ले रहा हूँ। और इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस नेताओं को पीएम मोदी के राम मंदिर जाने से क्या तकलीफ है। पहले भी मंदिर निर्माण के समय उन्होंने विरोध किया। जनता जानना चाहती है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस क्या कहती है। राम मंदिर का निर्माण हो जाने के बावजूद तकलीफ है। अब जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो उससे दूरी बनाने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। दरअसल कांग्रेस वास्तव में चाहती क्या है? इस देश की आस्था के साथ में खिलवाड़ करने का काम पहले भी कांग्रेस ने किया कि राम मंदिर के निर्माण में तमाम प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस का, उसके तमाम सहयोगी इस मंदिर का विरोध कर रहे हैं, नहीं जाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस लाभ और हानि के दृष्टिकोण से राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मांग करती है कि आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का क्या स्टैंड है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर में रामलला का भव्य मंदिर बना, लेकिन उससे दूरी बनाने का प्रयास ये गठबंधन भी कर रहा है। और आइए अब एक नजर टॉप